तो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 9 से अवकल समीकरण स्टार्ट करेंगे। तो अवकल समीकरण स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा फंक्शन के बारे में जान लें, उसमें स्वतंत्र चर परतंत्र चर क्या होता है और फिर वो एक दूसरे से रिलेटेड कैसे होते हैं। तो अवकल समीकरण जैसा कि अवकलन से रिलेटेड है, तो पहले हम लोग अवकल का मीनिंग जान लें क्या होता है। जैसे हम लोग अवकलन करते हैं तो पाते क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। एक्चुअल में हम लोग इसे बटे नहीं पढ़ते हैं, ये होता है डी डी एक्स ऑफ वाई। इसको अगर हम लोग फंक्शन के रूप में कन्वर्ट करें, इसे हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, ये जो y है ना, x के सापेक्ष अवकलन किया गया है। अच्छा, अवकलन जो होता है वो हमेशा स्वतंत्र के सापेक्ष परतंत्र चर का होता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो x क्या होगा, स्वतंत्र होगा, y क्या होगा, परतंत्र होगा, अर्थात y किसका फंक्शन होगा, x। तो ये जो y है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, परतंत्र चर जिसे कहेंगे हिंदी में। और x क्या होगा, जो यहाँ से x होगा इसे हम लोग बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर। अवकल समीकरण में ये सब जानना जरूरी है कि स्वतंत्र चर क्या होता है, परतंत्र चर क्या होता है। तो अब डी वाई बाई डी एक्स में y क्या है, x क्या है, कौन स्वतंत्र है, कौन परतंत्र है, कौन किसका फंक्शन है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर डी वाई अपान डी एक्स लिखा हुआ है जिसका मतलब y किसका फंक्शन है, x का। क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग डेरिवेटिव करते हैं तो फंक्शन का हमेशा स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन किया जाता है। तो y हो जाएगा आपका x का फंक्शन, अर्थात x स्वतंत्र है स्वतंत्र है, y आपका परतंत्र है। अब अगर यदि यह dx अपान dy टाइप हो जाएगा तब इसे हम लोग फंक्शन से कैसे कोरिलेट करेंगे, तो यानी y के सापेक्ष अवकलन किया गया, किसका, x का। y के सापेक्ष x का अवकलन किया गया, अर्थात x किसका फंक्शन रहा होगा, y का। अब यहाँ पर x क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब यहाँ पर आपको ये मीनिंग समझ में आ गया होगा कि अगर डी वाई बाई डी एक्स है तो इसका मतलब y x का फंक्शन रहा होगा, अर्थात x इंडिपेंडेंट y डिपेंडेंट होगा। और अगर ये इस टाइप का लिखा हुआ है डी एक्स अपान डी वाई, तो इस स्थिति में x y का फंक्शन रहा होगा इस टाइप से, जिसमें x क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब आपको ये एक्चुअल फंक्शन से किस प्रकार रिलेटेड है ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आते हैं अवकल समीकरण में कि अवकल समीकरण होता क्या है। तो चैप्टर का नाम है अवकल समीकरण। तो अवकल समीकरण पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा फंक्शन समीकरण के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद अवकल समीकरण क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि स्वतंत्र और परतंत्र चर अवकलन के द्वारा किस प्रकार से कोरिलेट होता है। तो थोड़ा समीकरण के बारे में हम लोग चर्चा कर लें। इक्वेशन, अब इक्वेशन क्या होता है, जैसे अब हम लोग छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10th में और 11th में भी पढ़ चुके हैं। तो 11th में जैसे हम लोग सरल रेखा वगैरह पढ़े ना, ज्योमेट्री वगैरह में, क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में, तो फिर यहाँ से इक्वेशन जैसे हम लोगों ने पढ़ा है x प्लस वाई इक्वल टू मान लो 5 हो गया, या फिर ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, या फिर हम लोग ऐसे पढ़ रखे हैं cos x प्लस ये क्या है, ये भी इक्वेशन है। तो अब ऐसे ही हम लोग क्या पढ़ेंगे,
अवकल समीकरण। तो अवकल समीकरण होता क्या है ये जान लेते हैं। तो अब समीकरण आपको समझ में आ गया होगा कि समीकरण क्या होता है। चलिए तो अब आते हैं हम लोग अवकल समीकरण कि अवकल समीकरण क्या है। तो ऐसा समीकरण, डेफिनेशन इसका हम लोग, ऐसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर, परतंत्र चर तथा परतंत्र चर का अवकल गुणांक उपस्थित हो। परतंत्र चर का अवकल गुणांक उपस्थित हो। उपस्थित हो अवकल समीकरण कहलाता है। उपस्थित हो तो वह समीकरण अवकल समीकरण कहलाता है। तो वह समीकरण अवकल समीकरण कहलाता है। तो अभी इसके पहले आपको मीनिंग बताया गया dy बाई डी एक्स, उसको हम लोग फंक्शन ग्रुप में कैसे कोरिलेट किए थे फिर से देख लेते हैं। dy बाई डी एक्स है, इसे फंक्शन ग्रुप में कैसे रिलेट करेंगे, y इक्वल टू एफ एक्स, यानी ये y इक्वल टू एफ एक्स टाइप का होगा, तब जाकर के हम लोग इसको डेरिवेटिव में इस टाइप से लिख पाए हैं, यानी x स्वतंत्र y परतंत्र है। तो अब यहाँ पर जो समीकरण हो उस समीकरण में स्वतंत्र चर, परतंत्र चर और परतंत्र चर का अवकल गुणांक अगर उपस्थित हो तो वह समीकरण कोई और नहीं अवकल समीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल जैसे dy बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स इंटू वाई इक्वल टू एक्स ले लो। ये क्या है, अब इसमें देखिए, ये इसका मीनिंग अभी आपको बताया गया। ये क्या होगा, वाई एक्स का फलन होगा, अर्थात एक्स स्वतंत्र वाई परतंत्र है। अब ढूंढो यहाँ से, एक्स स्वतंत्र हो गया, वाई परतंत्र हो गया, और परतंत्र चर का ये क्या है, अवकल गुणांक उपस्थित है, अर्थात ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकंड में आते हैं, डी टू वाई अपान डी एक्स टू प्लस 3 डी वाई अपान डी एक्स प्लस 2y, ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब इसमें देखा जाए यहाँ क्या है, dy बाई डी एक्स है। अब इसको फिर से वही फंक्शन ग्रुप में कैसे, y x का फलन है, अर्थात x कैसा है, स्वतंत्र है, y कैसा है, परतंत्र है। अब यहाँ से आ जाइए, ये क्या है, x स्वतंत्र हो गया, y क्या हो गया, परतंत्र हो गया। अब परतंत्र चर का क्या है, ये अवकल गुणांक, ये क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, अर्थात यह दिया गया इक्वेशन कैसा है, अवकल समीकरण है। तो देख लो डेफिनेशन से, ऐसा समीकरण, पहली बात तो लेफ्ट और राइट है इसलिए समीकरण है, स्वतंत्र चर है, परतंत्र चर है, परतंत्र चर का अवकल गुणांक उपस्थित है, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का, और भी ऑर्डर हो सकते हैं या केवल फर्स्ट ऑर्डर ही हो जाए। तो इस तरीके से ये भी क्या है, अवकल समीकरण है। और जैसे ले लें डी टू वाई अपान डी एक्स टू इज इक्वल टू 0, ये भी हमारा क्या है, अवकल समीकरण है द्वितीय कोटि का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग किसी समीकरण को अवकल समीकरण कब बोलेंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं अवकल समीकरण के प्रकार में। तो अवकल समीकरण का प्रकार ये डिसाइड करता है कि स्वतंत्र चर कितने हैं। अगर स्वतंत्र चर केवल एक ही है तो वह अवकल समीकरण होगा आपका साधारण अवकल समीकरण, और अगर स्वतंत्र चर 2 या 2 से ज्यादा होंगे तो फिर उस स्थिति में किसी एक वेरिएबल के सापेक्ष या दोनों के सापेक्ष जो हमारा अवकल समीकरण प्राप्त होगा उसे हम लोग बोलेंगे आंशिक अवकल समीकरण।
तो अब हम आते हैं अवकल समीकरण के प्रकार। तो अवकल समीकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, अवकल समीकरण के प्रकार। अब अवकल समीकरण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला है साधारण अवकल समीकरण, साधारण अवकल समीकरण। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको शॉर्टकट में लिखते हैं हम लोग ODE। चलिए, तो फर्स्ट टाइप में हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि साधारण अवकल समीकरण होता क्या है। तो देखो, जब हम लोग अवकल समीकरण डेफिनेशन बना रहे थे तो बोला गया क्या, ऐसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर, परतंत्र चर और परतंत्र चर का अवकल गुणांक उपस्थित हो तो वह समीकरण अवकल समीकरण कहलाता है। अब हम लोग साधारण अवकल समीकरण को डिफाइन करेंगे तो कहेंगे ऐसा अवकल समीकरण जिसमें केवल एक स्वतंत्र चर उपस्थित हो। ऐसा अवकल समीकरण, ऐसा अवकल समीकरण जिसमें केवल एक स्वतंत्र चर उपस्थित हो। एक स्वतंत्र चर उपस्थित हो, साधारण अवकल समीकरण कहलाता है। साधारण अवकल समीकरण कहलाता है। अब एग्जाम्पल के रूप में, तो कितने स्वतंत्र चर हो, केवल एक स्वतंत्र चर, केवल एक स्वतंत्र चर उपस्थित हो, किसमें, अवकल समीकरण में, तो उसे क्या बोलेंगे, साधारण अवकल समीकरण। dy बाई dx प्लस 5y बराबर, चलो 1 ले लेते हैं। इसमें देखिए, इसके अनुसार इसका अर्थ भी हम लोग जान लिए थे, इसे क्या बोलते हैं, फंक्शन के रूप में कि y x का फलन है। तो बताओ इसमें स्वतंत्र चर कितने हैं, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओनली वन डिपेंडेंट वेरिएबल। और यहाँ क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस तरीके से ये कैसा समीकरण है, साधारण अवकल समीकरण। और हमारे सिलेबस में भी केवल यही है, साधारण अवकल समीकरण ही। अब ऐसे जितना भी आप अवकलन निकाले होंगे किसी दिए गए फंक्शन का, उससे जो हमारा इक्वेशन बना हुआ होगा वो सब के सब साधारण ही थे। और इसे अगर लेना हो ले लीजिए, d2y/dx2 प्लस 9dy/dx प्लस 8y = x²। ये भी आपका क्या है, साधारण अवकल समीकरण है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है आंशिक अवकल समीकरण। आंशिक अवकल समीकरण।
आंशिक अवकल समीकरण, इसे अंग्रेजी में कहेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, पीडी। ये हमारे सिलेबस से बाहर है, यानी आउट ऑफ सिलेबस है। अब इसका मतलब ये नहीं पूरे मैथ से गायब है, नहीं, ये हमको हायर एजुकेशन में मिलेगा, बीएससी एमएससी लेवल में या फिर कंपटीशन स्तर पर मिलेंगे। फिलहाल ये आपको ग्रेजुएशन लेवल में मिलेगा, चाहे आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़िए। तो फिर इसका भी डिफिनेशन दीजिए, ऐसा अवकल समीकरण, ऐसा अवकल समीकरण, ऐसा अवकल समीकरण जिसमें, ऐसा अवकल समीकरण जिसमें दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर उपस्थित हो, स्वतंत्र चर उपस्थित हो तथा किसी एक स्वतंत्र चर के सापेक्ष, किसी एक स्वतंत्र चर के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक उपस्थित हो, आंशिक अवकल गुणांक उपस्थित हो। तो वह अवकल समीकरण, तो वह अवकल समीकरण आंशिक अवकल समीकरण कहलाता है, आंशिक अवकल समीकरण कहलाता है। अब एग्जाम्पल ग्रुप में, एग्जाम्पल ग्रुप में जैसे डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू, ये पार्शियल का सिंबल है, डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू, डेल टू यू अपॉन डेल जेड टू इक्वल टू 0। यहाँ अगर देखा जाए तो किसके सापेक्ष अवकलन है, x के सापेक्ष, कौन, u। यहाँ किसके सापेक्ष अवकलन है, y के सापेक्ष, कौन, u। यहाँ z के सापेक्ष अवकलन है, कौन, u। अर्थात इसको अगर फंक्शन के रूप में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, तो जैसे हम लोग अभी इसके पहले सीख के आए हैं कि जो अवकल साधारण अवकल समीकरण था उसमें केवल एक ही स्वतंत्र चर था, तो अगर एक ही स्वतंत्र चर था तो उसके उस स्वतंत्र के चर के सापेक्ष अवकलन उपस्थित हुआ था। लेकिन अब यहाँ पे किसके किसके सापेक्ष हो रहा है, x के सापेक्ष, y के सापेक्ष और z के सापेक्ष, वो भी किसका, u का। अर्थात u 3 वेरिएबल के सापेक्ष हो रहे हैं। इसे इसको फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि u x y z का फंक्शन है। तो कितने स्वतंत्र चर हो गए, यहाँ पे 3 स्वतंत्र चर हो गए ना। तो अब देख लीजिए, ऐसा अवकल समीकरण जिसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर उपस्थित है, दो तो नहीं है लेकिन दो से ज्यादा है ना, 3 है, उपस्थित है, किसी एक स्वतंत्र चर के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक उपस्थित हो, किसी एक के सापेक्ष, एक से ज्यादा भी हो सकता है, जैसे x के सापेक्ष हो सकता है, y z दोनों हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो अवकल समीकरण है इसे क्या बोलेंगे, आंशिक अवकल समीकरण। एक दूसरा भी देख लीजिए, डेल टू यू अपान डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू 0, ये भी क्या है, हमारा आंशिक अवकल समीकरण है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अवकल समीकरण के प्रकार में कौन कौन आएंगे। पहला क्या था, साधारण अवकल समीकरण जिसमें केवल एक स्वतंत्र चर उपस्थित हो,
दूसरा क्या है, आंशिक अवकल समीकरण, ऐसा अवकल समीकरण जिसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर उपस्थित हो और किसी एक स्वतंत्र के सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक उपस्थित हो, तो वह अवकल समीकरण आंशिक अवकल समीकरण कहलाता है। तो अब हम लोग इसके बाद आते हैं कि साधारण अवकल समीकरण का कोड क्या होता है, घात क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज पे। तो अब हम लोग आते हैं अवकल समीकरण का कोटि। अवकल समीकरण का कोटि या की कोटि, जो भी लिखे। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोग किसका निकालना है ऑर्डर, अवकल समीकरण का। अवकल समीकरण का मतलब यहाँ किससे है, साधारण अवकल समीकरण से। वैसे पार्शियल का भी निकलता है, यानी आंशिक अवकल समीकरण का भी, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, हम लोग केवल इसी का कोड निकालेंगे। तो किसी अवकल समीकरण में, किसी अवकल समीकरण में, अब किसी का मतलब कोई भी हो सकता है, किसी अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम कोटि का अवकल गुणांक, उपस्थित उच्चतम कोटि का अवकल गुणांक, किसी अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम कोटि का अवकल गुणांक अवकल समीकरण का कोटि कहलाता है, उस अवकल समीकरण का कोटि कहलाता है, उस अवकल समीकरण का कोटि कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि ऐसा अवकल, किसी अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम कोटि का अवकल गुणांक, यानी जो अवकल समीकरण दिया हुआ हो उसमें अधिकतम कितनी बार अवकलन किया गया है, जितना अधिकतम बार अवकलन किया होगा बस उसी को पता कर लो, वही हमारा क्या कहलाएगा, अवकल समीकरण का कोटि। एग्जाम्पल जैसे dy बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स इंटू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसमें देखा जाए तो पहली बात तो ये क्या है, साधारण अवकल समीकरण है। क्यों, क्योंकि यहाँ केवल x के सापेक्ष अवकलन किया गया है, किसका, y का। तो इसकी कोट क्या होगी, अधिकतम कितनी बार अवकलन है यहाँ पे, एक बार, इससे ज्यादा है क्या, नहीं है। तो फिर का कोट क्या होगा, का कोट बराबर एक। क्यों, क्योंकि इस समीकरण में, क्योंकि इस समीकरण में, क्योंकि इस समीकरण में उच्चतम कोटि का अवकल गुणांक, उच्चतम कोटि का अवकल गुणांक dy बाई डी एक्स, यानी केवल ये एक बार किया गया अवकलन। चलिए सेकंड एग्जांपल, जैसे डी थ्री वाई अपान डी एक्स थ्री, 9 डी टू वाई अपान डी एक्स टू प्लस 8 डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। अब इसमें देखिए, अब इसका कोड बताइए क्या होगा, इसका कोड कितना होगा, का कोड बराबर 3 है ना। क्यों,
क्योंकि इस अवकल समीकरण में अधिकतम 3 बार अवकलन है, और भी है, 1 बार भी है, 2 बार भी है, 3 बार भी, लेकिन सबसे ज्यादा कितनी बार है? 3 बार। इसलिए इस अवकल समीकरण का कोड कितना होगा? 3 होगा। अभी ऐसे हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज को लेकर के। तो अब हम लोग आते हैं अवकल समीकरण का घात क्या होता है। अब अवकल समीकरण का हम लोग घात देखेंगे। तो फिर डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम कोटि के अवकल गुणांक की घात उस अवकल समीकरण का घात कहलाता है। उस अवकल समीकरण का घात कहलाता है। अवकल समीकरण का घात हम डिफाइन कर रहे हैं। तो किसी अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम कोटि के अवकल गुणांक की घात उस अवकल समीकरण का घात कहलाता है। अब इसमें जो अवकल समीकरण का घात है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो घात है हम तभी डिफाइन कर पाएंगे जब दिया गया अवकल समीकरण पॉलिनोमियल के फॉर्म में होगा, डेरिवेटिव के पॉलिनोमियल के फॉर्म में। अगर डेरिवेटिव पॉलिनोमियल के फॉर्म में होगा तो फिर उसका घात डिफाइन होगा, अन्यथा डिफाइन नहीं होगा। अब डेरिवेटिव पॉलिनोमियल फॉर्म में क्या होता है? तो ये होता है आपका ए नॉट डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन प्लस ए वन डी एन माइनस वाई अपॉन डी एन माइनस वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन प्लस ए टू डी एन माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस टू डॉट डॉट प्लस ए एन वाई इज इक्वल टू, यहाँ कोई फंक्शन हो सकता है। तो जैसे हम लोग पॉलिनोमियल पढ़े थे क्वाड्रेटिक में कहिए या फिर पॉलिनोमियल चैप्टर में 9th में और फिर 11th में, तो वैसे यहाँ पर डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल होना चाहिए। अगर पॉलिनोमियल नहीं है डी वाई बाई डी एक्स में तो फिर वह उस अवकल समीकरण का घात डिफाइन नहीं होगा, अर्थात उस घात का अस्तित्व नहीं होगा, क्या कह सकते हैं, परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित नहीं है, जो भी वर्ड यूज करना चाहें। अब एग्जाम्पल हम आते हैं, एग्जाम्पल ये वाला ले लेते हैं। अब इस अवकल समीकरण का घात क्या होगा? तो इस अवकल समीकरण का घात क्या होगा ये बताना है। तो इस अवकल समीकरण का घात कितना मिलेगा? 1। इस अवकल समीकरण का घात कितना है? 1 है। अब कैसे? क्योंकि इस अवकल समीकरण में सबसे अधिकतम बार अवकलन कितना है? 1 है। तो इसका अवकलन 1 है, तो इसकी मैक्सिमम घात कितनी दिख रही है यहाँ पे? 1। ठीक है। अब ऐसे आ जाइए इसमें। अब यह क्या है? एक अवकल समीकरण है। अब हमको इसका घात बताना है। तब इसका घात बताने से पहले हम लोग क्या पता करेंगे कि इसका अधिकतम डेरिवेटिव कितना है। तो डेरिवेटिव अधिकतम 3 बार है। फिर उसके बाद देखना है क्या यह पॉलिनोमियल के टाइप में है, डी वाई बाई डी एक्स में पॉलिनोमियल है इस टाइप का। तो यस, ये पॉलिनोमियल के टाइप का है, इसलिए इसका घात क्या होगा? का घात 3 ना, अर्थात कोटि 3 हो, सॉरी का घात 1, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर कितना, मैक्सिमम डेरिवेटिव 3 बार है और पावर कितना है? 1 है। ठीक है, इसका घात कितना हो गया? 1। अच्छा, इसमें एक थोड़ा पॉइंट और नोट कर लेना है कि जो अवकल समीकरण का घात होता है, अवकल समीकरण का घात वह धन पूर्णांक होना चाहिए। अवकल समीकरण का घात धन पूर्णांक में होना चाहिए, या ऐसे कहिए कि अवकल गुणांक का घात भिन्नात्मक, ऋणात्मक और करणी के टाइप में ना हो। अवकल समीकरण का घात, अवकल समीकरण का घात भिन्नात्मक,
भिन्नात्मक तथा करणी के रूप में नहीं होना चाहिए, करणी के रूप में नहीं होना चाहिए। पहली चीज ये, नोट नंबर हम लोग इसको 1 कर लेते हैं। दूसरी भाषा हम कह दें कि फ्री फ्रॉम रेडिकल, यानी मूल से मुक्त हो। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि यदि अवकल समीकरण में, यदि अवकल समीकरण में e की पावर dy by dx sin dy by dx log dy by dx etc के टर्म के पद उपस्थित हो, के पद उपस्थित हो, तो उस अवकल समीकरण का घात, उस अवकल समीकरण के घात का अस्तित्व नहीं होगा। तो उस अवकल समीकरण के घात का अस्तित्व नहीं होगा। अस्तित्व नहीं होगा। ये ऐसे आप कह दीजिए कि परिभाषित नहीं होगा, या कह दो अपरिभाषित होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा अवकल समीकरण घात क्या है। तो किसी अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम कोटि के अवकल गुणांक की घात ही उस अवकल समीकरण का घात कहलाएगा। तो अवकल समीकरण हमारा किस रूप में होना चाहिए? पॉलिनोमियल में, यानी dy by dx इन फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। और दूसरी चीज क्या है कि अवकल समीकरण का घात भिन्नात्मक तथा करणिक रूप में नहीं होना चाहिए। अर्थात आप कह सकते हैं सदैव पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर मतलब है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट क्या है? यदि अवकल समीकरण, इस अवकल समीकरण e पावर y ये के पद उपस्थित हो, तो उस अवकल समीकरण के घात का अस्तित्व नहीं होगा। अब अस्तित्व नहीं होगा ऐसे कह लो, या कह दो घात परिभाषित नहीं होगा। घात परिभाषित नहीं होगा, या ऐसे कह दो, या घात अपरिभाषित होगा। ठीक है ना? चलिए, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं घात से ही रिलेटेड और उसके कोड से रिलेटेड, कि किसी कोई अवकल समीकरण दिया हुआ हो तो फिर उसका हम लोग कोड और कैसे पहचानेंगे। पहला तो ऐसे पता चल जाता है। दूसरा एक तरीका क्या है कि उसमें कांस्टेंट टर्म, स्वेच्छ अचर जिसे बोलते हैं, उसमें स्वेच्छ अचरों की संख्या जितनी होगी, स्वेच्छ अचरों की संख्या जितनी होगी वह अवकल समीकरण उतने ही कोटि का होगा। इसलिए इसे हम लोग नोट पॉइंट भी लिखते हैं, या फिर रिजल्ट टाइप में। तो रिजल्ट में हम लोग नोट करते हैं किसी समीकरण में उपस्थित किसी समीकरण में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या, स्वेच्छ अचरों की संख्या बराबर
अवकल समीकरण का कोटि। अवकल समीकरण का कोटि कहने का मतलब क्या है कि जिस समीकरण में जितने स्वेच्छ अचर होंगे, जितने स्वेच्छ अचर होंगे, उस अवकल समीकरण की कोटि उतनी ही होगी। अब जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जैसे y इक्वल टू c1 x स्क्वायर c2 x प्लस c3 में स्वेच्छ अचर c1 c2 व c3 ना, इसलिए इससे प्राप्त अवकल समीकरण तीन कोटि का होगा, तीन कोटि का होगा। बाकी हम लोग जब फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे वहां से और क्लियर हो जाएगा। इसी का उल्टा आप कर दीजिए कि कोई अवकल समीकरण अधिकतम जितने उच्चतम कोटि का होगा, कोई अवकल समीकरण जितने अधिकतम उच्चतम कोटि का होगा उसमें उतने ही स्वेच्छ अचर होंगे। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि अवकल समीकरण क्या होता है, उसमें कौन कौन से टर्म होते हैं। उसके बाद अवकल समीकरण के प्रकार में हम लोग पढ़ें कि अवकल समीकरण कितने प्रकार का होता है, जिसमें हम लोग दो टाइप का देखें, एक साधारण अवकल समीकरण और दूसरा क्या है आंशिक अवकल समीकरण। साधारण अवकल समीकरण क्या था, जिसमें एक स्वतंत्र चर हो। आंशिक अवकल समीकरण क्या था, जिसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर उपस्थित हो और किसी एक चर के सापेक्ष आंशिक अवकलन उपस्थित हो। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अवकल समीकरण का कोटि क्या होता है। अवकल समीकरण का कोटि क्या होता है कि किसी समीकरण में उपस्थित उच्चतम कोटि का अवकल गुणांक ही उस अवकल समीकरण का कोटि कहलाता है। अर्थात जितने अधिकतम जितनी बार अवकलन किया गया होगा वही होता है अवकल समीकरण का कोटि। उसके बाद आता है घात। तो किसी अवकल समीकरण का जो घात होता है वह उस अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम कोटि का जो घात होगा वही अवकल समीकरण का घात होता है। तो किसी अवकल समीकरण का घात डिफाइन करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो दिया गया अवकल समीकरण है क्या वह बहुपद के रूप में है कि नहीं है। अगर बहुपद के रूप में है तो फिर उसका घात डिफाइन होगा, अन्यथा उसका घात डिफाइन नहीं होगा। जैसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल वगैरह देखे हैं। तो अब हम लोग इसके बाद स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.1। तब तक के लिए आप इसको रिवीजन करिए। थैंक यू।